कहता हूं, आज नहीं तो कल बात समझ में आ जाएगी, योगी जी को भी समझ में आ जाएगी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी जनता पार्टी और आरएसएस कमर कस करके तैयार बैठी है कि किसी भी तरह से योगी का राजनीतिक वर्चस्व खत्म कर दिया जाए। सरकार बने ना बने वो सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर योगी की अगर सरकार बनती है और योगी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे या ताल ठोक के बाधा खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं। अब आप समझिए कितनी बड़ी बात है। तो योगी मुख्यमंत्री बनेंगे तब भी खतरा है। योगी अगर राजनीति में उनका वर्चस्व रहा है, मुख्यमंत्री ना बने तो भी खतरा है। तो मोदी के लिए आज योगी से निपटने के अलावा और कोई विजन, कोई टास्क नहीं है, यह बात मान के चलिए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में इतना, मतलब किसानों को रौंद देने के बाद उसका बेटा जेल में है, डेफिनेटली उसका गुस्सा किसानों पर के अंदर भी होगा, आम आदमी में भी है। एक गलत मैसेज भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, लेकिन वो मैसेज वो देना चाहते हैं, हम तो ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही करेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें कुचलेंगे, हम अपने आदमी को नहीं हटाएंगे, हमने ही तो कहा था कि मार दो। इसका अर्थ यह है, यानी वो जानबूझकर किसानों को, देश की आम जनता को चिढ़ाना चाहते हैं कि तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हें ऐसे ही कुचलेंगे। और यह कहकर वो ये बताना चाहते हैं कि तुम मुझे वोट मत दो। अभी राजनेता है नरेंद्र मोदी, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में यह कहना शुरू कर दें कि भाई तुम हमें वोट मत दो, तो गलत हो जाएगा ना। ये इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश वालों को ठेंगा दिखा करके इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमें वोट मत दो, क्योंकि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है अभी हमें, और फिर जरूरत पड़ेगी तो हमें तुम्हें बरगलाना आता है, तुम्हें बेवकूफ बनाना आता है। और वैसे भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की आम जनता को निर्मला सीतारामन ने क्या कहा, सीधे सीधे पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता का अपमान किया। उत्तर प्रदेश टिपिकल टाइप आंसर। अब समझो, मतलब क्या उत्तर प्रदेश में मूर्ख रहते हैं, उनको आंसर नहीं देने आता, वो बोलना नहीं जानते, वो समझते नहीं हैं। निर्मला सीतारामन जी अपने वक्तव्य में क्या कहना चाहती थी, आप उसका अर्थ निकाल लो। लेकिन ये सारे मैसेज ये है मेरे दोस्त कि तुम्हारा वोट मुझे नहीं चाहिए, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें आज योगी से निपटना ज्यादा जरूरी है बजाय दूसरे और मुद्दों के। अब आते हैं मेरे दोस्त कि मोदी जनता पार्टी, मैंने आज डाला था कि मोदी जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। आप सोचो मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने नोट लॉन्चिंग किया, नोटबंदी नहीं, नोट लॉन्चिंग किया, और उस नोट लॉन्चिंग में 300 के आसपास हमारे अपने भारतीय मर गए रोड पे खड़े होकर के। कोई संवेदना नहीं नरेंद्र मोदी ने जताई। मेरे दोस्त, और जितने भी कार्य उन्होंने किया, जैसे जीएसटी के जरिए देश को बर्बाद करना, बिजनेस को बर्बाद करना, तबाही के जितने भी मंजर दिखाना था नरेंद्र मोदी ने इस देश को दिखाया। एक एक का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी जब देश में लॉकडाउन करना चाहिए था, याद करो 31 जनवरी को यह सिग्नल आ गया था, क्योंकि केरला में कुछ कोरोना केस मिला,
तो देश को हाई अलर्ट पे हो जाना चाहिए था, पूरा एयरपोर्ट क्वारंटाइन करना चाहिए था, आइसोलेट कर देना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। तो उनकी मंशा क्या थी कि पूरे देश में पेंडेमिक फैल जाए। कभी किसी पत्रकार ने सवाल भी नहीं पूछा। आप कहेंगे तो नरेंद्र मोदी उस बीच क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी उस बीच 31 जनवरी जब कोरोना का आगाज हो गया भारत में, तब से लेकर के 24 फरवरी तक नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। क्या इसे आप सही मानते हैं? क्या इसे एक संवेदनशील प्रधानमंत्री आप मानेंगे उनको कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी जान की उन्हें बड़ी चिंता थी, आपको बचाना चाहते थे, वगैरह वगैरह? ऐसा आप सोच सकते हैं? और अगर ऐसा होता तो क्या नमस्ते ट्रंप से भारत को क्या मिलना था? हम ट्रंप को बुलाकर एक बार फिर ट्रंप सरकार या ट्रंप का प्रचार हम भारत में क्यों कर रहे थे? हमें जाकर के, भारत को जाकर के अमेरिका में सरकार बनानी थी? नहीं ना। और वो प्रोग्राम भी उनका पर्सनल था, उसको क्यों किया गया? और जब वो प्रोग्राम 24 फरवरी तक इसी कारण से अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को कहीं सील नहीं किया गया, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आ रहे थे नमस्ते ट्रंप देखने, शामिल होने या संभालने या जो भी किसी न किसी जरिए। क्या ये पूरे देश के साथ खिलवाड़ नहीं था? आम जनता के साथ खिलवाड़ नहीं था? उनको मौत के मुंह में झोंकने जैसा काम नहीं था? और यहां हद नहीं होता है मेरे दोस्त। जब नमस्ते ट्रंप करके चले गए, जब नमस्ते ट्रंप हो रहा था, तब आपने देखा कि उन्होंने दिल्ली में दंगे करवा दिए। नमस्ते ट्रंप करके वो चले गए, उसके बाद भी बड़े आराम से, बड़ी शांति से, बड़े प्यार मोहब्बत से नरेंद्र मोदी अपने महल में आराम फरमा रहे थे। कब तक? 23 मार्च तक। 23 मार्च तक उन्हें कोई चिंता नहीं थी, जब कोरोना पूरी तरह से भारत को अपने आगोश में ले रहा था। उस समय कोई चिंता नहीं थी। वो सिर्फ एक विजन पर काम कर रहे थे कि किसी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार गिराकर, भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार कांग्रेस की थी, बनी हुई थी, चल रही थी, उसको षड्यंत्र करके, आप जानते हैं गद्दारों की कमी होती नहीं, और वैसे भी सिंधिया खानदान गद्दारों का खानदान रहा है, तो उनके जरिए वहां की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनवाना उनकी प्रायोरिटी थी। 23 मार्च को जब वो सरकार बना चुके, उसके बाद 24 मार्च को अचानक लॉकडाउन कर देते हैं पूरे देश में, पूरे देश को मारने के लिए। अब उसमें फंसेगा आदमी तो कहां जाएगा? भूखों मरेगा। आपने देखा कि अच्छे अच्छे लोग या जो मजदूर जो गर्व से अपने लिए कमाते थे, खाते थे, वो कटोरा ले लेकर के लाइन में खड़े होकर के भिखारियों की तरह अपने सुबह और शाम का नाश्ता या खाना वहां कलेक्ट कर रहे थे, मांग कर खा रहे थे। यह कैसे हुआ? इसके बीच उन्होंने देश का मजाक उड़ाया, तालियां बजवाई आपसे, थालियां बजवाई आपसे। यानी आपके मूर्खता की सारी परीक्षाएं वो लेते रहे और आप उन मूर्खता पूर्ण परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। आप ये साबित करते रहे कि मोदी जी हमारे राजा हैं और हम उनकी प्रजा, वो जो कहेंगे वो करेंगे, आंख बंद कर कुछ भी नहीं सोचेंगे। आपके घरों का दिया बुझवाया, आपके घरों के बाहर दिया जलवाया। आप जानते हैं लोगों के घरों में जब मौतें होती हैं तब घरों के अंदर अंधेरा करके बाहर दिया जलाया जाता है। उन्होंने कहा कि अपने घरों में अंधेरा कर लो, बाहर निकलकर टार्च जलाओ, लाइट जलाओ, दिया जलाओ। क्या था? किस वैज्ञानिक सोच या किस वैज्ञानिकता के आधार पे उन्होंने ये सब आपसे करवाया? नहीं, ये सब जो वो कर रहे थे गलतियां, यानी 24 फरवरी का नमस्ते ट्रंप और 23 मार्च की ताजपोशी शिवराज की,
देश के लिए महाकाल बना। कोई सवाल नहीं उठा। सवाल उठाए गए तो कहां कहां, मतलब जिनका कोई मतलब नहीं, पता नहीं कौन कौन से, कुछ मुसलमानों पे आरोप लगाए गए, कुछ इस तरह कुछ उस तरह, मतलब डाइवर्ट्स करने की कोशिश की गई। लेकिन देश के साथ विश्वासघात हुआ। देश ने उस विश्वासघात को ही अपने लिए सबसे बड़ा वरदान समझा। खैर, ये भारत की खूबी रही है। भारत जिस पर भरोसा करता है, लेकिन जब टूटता है, जिस दिन भारत का भरोसा टूटता है, तब भारत में 1857 होता है। 1857 में जिस तरह गर्दन से पकड़ करके अंग्रेजों का गर्दन काट दिया गया था, अंग्रेजों को भागना पड़ा था 1857 में, उसी तरह भारत का यह रिएक्शन होता है, आगे भी होगा। जब भारत पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, भारत गुलामी के कगार गुलाम हो जाएगा, भारत की सत्ता 2-3 आदमियों में, अडानी, अंबानी, मोदी, शाह में दफन हो जाएगा, ट्रम्प हो जाएगा, तब रोष बाहर आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जिस राह पे चल रहे हैं, वो एक गृह युद्ध की ओर ले जा रहा है देश को। अमृतकाल तो छोड़िए, साल भर किसान सड़क पर बैठा रहा, 700 किसान मर गए, उनसे कोई संवेदना नहीं नरेंद्र मोदी को। आतंकवादी कहा, उनको माओवादी कहा, उनको नक्सली कहा, उनको पाकिस्तानी कहा, उनको चीनी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, जो मुंह से निकला कहा। अंत तक यह भी कह दिया कि ये सब यही पेशेवर हैं, माने आंदोलन जीवी हैं। लेकिन मेरे दोस्त, उस बिल का भी कोई महत्व नहीं था। बिल को तो बिना बिल पास किए ही लागू कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, और कर दिए। प्राइवेटाइजेशन इटसेल्फ इज द किसान बिल, समझ लो उसे। प्राइवेटाइजेशन अपने आप में एक ऐसा फंडा है जिसमें सारे भारत के सारा संविधान खत्म हो जाता है, उसमें समा जाता है। भारत का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, भारत की पूरी अक्षुण्णता, भारत का पूरा सामाजिक सिस्टम, भारत की पूरी समृद्धि, सब कुछ खत्म हो जाती है। भारत का गर्व से कहना कि मैं कृषि प्रधान देश हूं, यह सब कुछ खत्म हो जाता है अकेले प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। तो किसान बिल तो वो प्राइवेटाइजेशन के जरिए लागू कर ही रहे थे। आप कहेंगे तो फिर किसान बिल इतने दिनों तक वापस क्यों नहीं लिया? किसानों को चिढ़ाना चाहते थे, किसानों को ये बता रहे थे कि आई एम द सुप्रीम, मैं जो कहूंगा वही होगा। मेरा वो एक है ना डायलॉग कि मेरा वचन ही है शासन। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करें, जब नरेंद्र मोदी अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित करें, तब कोई उन पर उंगली ना उठाए, सर ना उठाए, सामना ना कर सके। इसीलिए लोगों को प्रताड़ित करके ये बताना चाहते थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। यह उनकी योजना थी। किसान बिल तो कोई मतलब नहीं था। किसान बिल तो लागू, अब भी लागू है ऑलरेडी। मैं चैलेंज करता हूं, अगले कुछ महीनों में, कुछ साल के अंदर ही पूरा देश की जमीन पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी। उसकी सारी व्यवस्था नरेंद्र मोदी कर दिए उस बिल के बगैर। मैंने इसके पिछले एपिसोड में जब आपसे बात कर रहे थे तो पूरा विधिवत आपको समझाया था कि वो कैसे लागू करेंगे। ना आपको बिजली मिलेगी, ना पानी मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे देना ही पड़ेगा। चलिए उसको कभी और लेंगे। तो दोस्तों, इतने बड़े खतरनाक इंसान को, जिसे पूंजीपतियों ने, अडानी अंबानियों ने पाल पोस करके, एक कालिदास को, एक मूर्ख बच्चे को, एक मूर्ख आदमी को आपके ऊपर थोप दिया है, क्या उसे लेकर झेलते रहेंगे? क्या उसके द्वारा आने वाली
जो बर्बादी है उसको ना देखेंगे, इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, देश को गुलाम होने देंगे, देश को बर्बाद होने देंगे, तबाह होने देंगे। अगर आपको यह लगता है कि आप राष्ट्रवादी हैं, यह देश आपका भी है, तो आपको सामने आना होगा। चलिए कुछ तात्कालिक घटनाओं, अब देखिए षड्यंत्र कैसे कैसे षड्यंत्र करते हैं। अगर उनके षड्यंत्र की बात करें, ऐसे आदमी को आप कैसे वोट दोगे? मैंने कहा कि पूरा का पूरा षड्यंत्र था और किसी एक काम पर, एक सवाल पर एक जवाब नहीं आएगा, अगले जन्म में भी नहीं आएगा। अब तो उन्होंने खुद ही कहा 1947 तक आप 2047 तक आप पूछ नहीं सकते, पूछो ही मत। तो कहां से पूछोगे आप? अब तो अमृतकाल घोषित कर दिया, अगले 25 साल तक अमृतकाल है। अब इस काल में तो आप अमृत ही पी सकते हो। यह अलग बात है कि अमृत पी पी कर मरते रहो। तो कुछ घटनाएं, जैसे एक षड्यंत्रकारी का षड्यंत्र कितना खतरनाक होता है, उसकी घटनाएं अगर मैं आपके सामने रखूं तो आज ही एक घटना घटी है, उसको समझिए। ओवैसी के ऊपर हमले को आप क्या समझते हैं? ओवैसी के ऊपर हमला या ओवैसी के ऊपर गोलियां चलवाना या ये जो भी ड्रामा हुआ, मेलोडियस ड्रामा, ये सब ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली साजिश है। क्यों? कारण ये साजिश है, ये मैं कैसे कह रहा हूं? आपने ध्यान दिया होगा, न्यूज से देख लीजिए उठा करके, कि जो गोलियां चली हैं वो लगी कहां है? कार की बॉडी में नीचे के पोर्शन पे। अगर वो गोली अंदर घुस भी जाती तो शायद पैर में लगती या फिर उसके नीचे भी निकल जाती। यानी गोली मारने के लिए गोली नहीं चलाई गई है, गोली सिर्फ चलाने के लिए चलाई गई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप जानते हैं कि वो ऐसी कितनी कड़वी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे बात बोलते हैं, लेकिन ओवैसी पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी ईडी का छापा ओवैसी पर पड़ा? कभी ओवैसी की गिरफ्तारी हुई, ओवैसी के ऊपर हेट स्पीच का केस चला, या ओवैसी के ऊपर ईडी का छापा पड़ा, या ओवैसी को कुछ भी? आप बताओ, नहीं ना। यानी भारतीय जनता पार्टी का वरदान है उनको, नरेंद्र मोदी के, वो क्या कहते हैं, गुड बुक में है, मतलब उनके साथी हैं, उनके दोस्त हैं, और नरेंद्र मोदी के पैसे से ही वो राजनीति में है, राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो मेलोडियस ड्रामा क्रिएट किया गया हमले का, ये सिर्फ इसलिए कि हिंदू और मुसलमानों में थोड़ा सा एग्रेशन बढ़े, और उस एग्रेशन का फायदा, मान लीजिए जैसे अगर मुसलमान में सिंपैथी जागती है तो बोलेंगे, सोचेंगे अरे रे रे हमारे ओवैसी पर गोली चलवा दी, हम वोट नहीं देंगे दूसरे को, हम तो ओवैसी को ही वोट दे देंगे। ये सिंपैथी। और अब भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी के प्रति सिंपैथी क्रिएट करवा करके, इस गोली चलवा करके क्या फायदा मिलेगा? मात्र इतना, मुसलमानों का वोट बटेगा। जहां मुसलमानों का वोट थोक में कांग्रेस या सपा या बसपा को जाना है, वहां सीधे सीधे बंटवारा होगा और ओवैसी को भी वो जाएगा, यानी उनकी पार्टी को भी जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि उन्हें ओवैसी को वोट नहीं देना है, उन्हें सपा बसपा या जिसको भी वो पसंद करते हैं उसे वोट नहीं देना है। मैं किसी की पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब उसको तोड़ा जाए तो यह ड्रामा रचा गया। इस ड्रामे को रचा किसने? ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी ने। इससे फायदा किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को। अगर मुसलमान ये सोचने लगते हैं कि अरे रे रे ओवैसी को वोट देना चाहिए, वो उस पर गोलियां तक चल गई, उससे सिंपैथी जागती है, वो वोट नुकसान होगा। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों को आगाह करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाइयों को, कि आप
इस षड्यंत्र में मत फंसना। ये ओवैसी और नरेंद्र मोदी की मतलब प्लानिंग है, साजिश है। और कई प्रमाण मैं आपको दे दूं जैसे कि आप समझ जाओगे कि ओवैसी और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। एक दाढ़ी वाला है, एक तिलक लगाता है दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। कैसे? भारत में अकेले एक मुसलमान है ओवैसी, जिसके यहां गोदी मीडिया स्टैंड लगा करके अपने कैमरे पूरे दिन वहीं रहती है। ओवैसी ने उसको रहने खाने पीने के लिए दे रखा है। अब जो गोदी मीडिया किसानों को नहीं दिखाती, जो गोदी मीडिया मजदूरों को नहीं दिखाती, बेरोजगारों को नहीं दिखाती, छात्रों को नहीं दिखाती, आशा वर्कर्स को नहीं दिखाती, या जो भी भारत में लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती, वो ओवैसी को 24 घंटे क्यों दिखाती है? यह अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि ओवैसी मोदी के सिक्के के दूसरे पहलू हैं। एक पहलू पे मोदी है, एक पहलू पे ओवैसी। ओवैसी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है ध्रुवीकरण करवाने के लिए। अब ओवैसी को मैं नहीं समझता कि कोई और प्रूफ आपको चाहिए। अगर आप समझदार हैं, टैलेंटेड हैं तो समझ गए होंगे, या फिर इतना ही बता दीजिए कि ओवैसी के घर पे गोदी मीडिया क्यों डटी रहती है उनकी बाइट्स लेने के लिए, मुझे यह बताइए। गोदी मीडिया, प्रश्न यही है। गोदी मीडिया माने जो अडानी अंबानी की मीडिया है, वो ओवैसी को के में इंटरेस्ट क्यों रखती है, दिखाना क्यों चाहती है, अगर वो नरेंद्र मोदी के दुश्मन है? इसका अर्थ यह है कि अंदर से दोनों मिले हुए हैं, और उसका कारण यह है कि इसी तरीके से मुसलमानों के वोटों में वाइफरकेशन किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। इसी तरह से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाएगा। ओवैसी को बोला जाएगा तुम कुछ बोलो। ओवैसी को परम क्या कहते हैं, भस्मासुर की तरह परम आशीर्वाद प्राप्त है। ओवैसी कुछ भी बोल दें, ओवैसी जो चाहे बोल दें, हर गुनाह माफ है ओवैसी का। तो आखिर क्यों दूसरे छोटे छोटे मुसलमान जो छोटे छोटे मुद्दों पर बेचारे, बहुत से ऐसे हैं, डॉक्टर कौफिल करके जो पहले लड़ रहे थे, या ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो छोटे हैं, जो बेचारे सही मुद्दे को लेकर लड़ रहे थे, उनको यूएपीए लगा करके अंदर डाल दिया गया। आखिर ओवैसी को वरदान क्यों है? इसका मतलब ओवैसी मोदी के है, इसीलिए अडानी और अंबानी का मीडिया ओवैसी के दरवाजे पे बैठा रहता है। क्या आप कुछ बोलिए, उधर से हिंदू कुछ बोलेंगे, फिर क्लासेस होगा। तो मेरे दोस्त, अब दूसरे मुद्दे, अब ओवैसी मतलब जो आज ओवैसी के साथ हुआ वो पूरा का पूरा प्री प्लान्ड था। एक प्री प्लान ड्रामा, एक प्री प्लान मेलोडियस ड्रामा क्रिएट किया गया कि कैसे भी मुसलमानों के वोटों का बंटवारा हो और हिंदू मुसलमानों के क्लासेस और ध्रुवीकरण हो। यह साजिश है। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। तो 10 फरवरी को होने वाले मतदान में मेरे दोस्त, मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आपको 10 फरवरी के मतदान में उत्तर प्रदेश का चुनाव हारने और जीतने के लिए वोट नहीं करना है। आपको वोट करना है कि भारत का लोकतंत्र बचाना है कि नहीं बचाना है, भारत का अस्तित्व बचाना है कि नहीं बचाना है, भारत को बचाना है या नहीं बचाना है, भारत को आजाद रखना है या गुलाम बनाना है। अगर आपको लगता है कि गुलामी सही है तो आप नरेंद्र मोदी जनता पार्टी को वोट कर सकते हैं, वरना आपको मोदी जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है, जो भी उनके साथ खड़े हैं। मोदी जनता पार्टी के अनडिक्लेयर्ड एलाइज हैं ओवैसी। ओवैसी मोदी जनता पार्टी के अनडिक्लेयर्ड अलायंस, मतलब उन्हीं के अलायंस में शामिल हैं, डिक्लेयर्ड नहीं है, ऐसे कह सकते हैं आप।
तो ओवैसी को वोट देने का अर्थ हुआ कि आप देश से गद्दारी कर रहे हैं, देश से देशद्रोह कर रहे हैं, तो ओवैसी को वोट मत दीजिएगा। और ऐसे किसी भी, जैसे मान लीजिए आप चाहे जो भी हैं, आपके मन में आता है कि हम वोट बहन मायावती को देंगे, लेकिन आप यह बात याद रखना कि किसी भी परिस्थिति में अगर कहीं जाकर के भारतीय जनता पार्टी अटकेगी तो मायावती सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगी। यानी अगर मायावती को इस समय कहा जाए तो वो भी अनडिक्लेयर्ड एलाइड हैं भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, कोलेशन डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रही हैं और इसीलिए उन्होंने वॉकआउट दिया है कि उनके ज्यादातर वोट पहले उनको चले जाएं। अगर कुछ सीटें मायावती को मिल भी जाएं तो वो भी बाद में मायावती बीजेपी में कन्वर्ट कर देंगी, यानी बीजेपी को सपोर्ट कर देंगी। यानी मायावती को वोट देना भी इस समय खतरे से खाली नहीं है। अब आपके सामने उसके बाद जो विकल्प बचता है, 2-3, कांग्रेस, सपा, जो भी विकल्प बनता है बचता है, उनको वोट कीजिए खुल करके पूरा, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए वोट नहीं करना है, आपको देश बचाने के लिए वोट करना है। अब ये आपके केशव प्रसाद जी कुछ कह रहे थे, मेरे मन में आया कि अगर केशव प्रसाद तक मेरी बात पहुंचे तो मैं केशव प्रसाद जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई ऐसा कह सकते हैं और क्या कहें, तो मेरे बड़े भाई केशव प्रसाद जी, आपको चुनाव के बाद कहां बिठाया जाएगा आप ये तय कर लीजिए, सोच लीजिए अपने मन से। कम मुख्यमंत्री तो आपको नहीं बनाया जाएगा। जब योगी जी को ही नहीं बनाया जाएगा तो आपके कहां से बनाया जाएगा? तो मुख्यमंत्री तो आपको नहीं बनाया जाएगा केशव प्रसाद जी, तो आपको बनाया क्या जाएगा? आप देख लेना केशव प्रसाद जी, चुनाव खत्म होने के बाद 10 मार्च के बाद आपको स्टूल भी नहीं मिलेगा। अब याद रखना, इस बात को लिख के अपनी जेब में रख लेना। दूसरे जो केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं वो भी इसको लिख करके रख लें। क्या होगा, इस बार उनको स्टूल भी नहीं मिलेगा। और एक बात समझ लो, अगर डकैती डालने के बाद चुनाव पे डाका डाल करके अगर सरकार बनाने की कोशिश अमित शाह और मोदी का षड्यंत्र बनता है और करेंगे, तो जितने भी नाम, ना तो शर्मा जी, ना तो मौर्य जी, ना तो योगी जी, इनमें तीनों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। याद रखना, चैलेंज, ये मेरा रिकॉर्ड रख लेना, इस बाइट को उस समय इस्तेमाल करना जब 10 मार्च के बाद अगर चोरी डाका डाल करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की कोशिश में कामयाब हो गई तो एक ऐसा नाम सामने लाएगी जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। उस नाम का मैं डिक्लेरेशन भी कर सकता हूं, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। अगर चोरी डकैती से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो कौन होगा मुख्यमंत्री, वो मैं जानता हूं। लेकिन जो सामने है प्लेटफॉर्म पे वो नहीं आएंगे। वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा जो अपने आप को सबसे अच्छा डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड साबित करेगा, और वो कर चुका है, वो साबित कर चुका है, वो है और वो बनेगा। अगर की बात कर रहा हूं, 99.9% इसके कोई चांस नहीं है। सरकार वहां बदलने वाली है क्योंकि खुद बीजेपी नहीं चाहती कि वहां उसकी सरकार बने, और अगर कुछ ऐसा होता है, परसेप्शन की बात कर दिया मैंने, कि अगर ऐसा होता भी है तो जो नाम सामने आएगा, जो आदमी सामने आएगा, वो आश्चर्यचकित करेगा लोगों को। लेकिन उसकी औकात वही है
जो एक डाबर की होती है, वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, याद रखना। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो केशव प्रसाद जी के लिए मेरा संदेश था कि अपने लिए